हेलो सर। तो पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था डीपीपी नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक डिस्कस किया था। आज मैं 11 से 20 तक डिस्कस करूंगा, तो आप इसको देखिएगा। जैसा मैंने बताया है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, जो कि डीपीपी नंबर 1 में बता चुका हूँ। आप उसको देख लीजिएगा, कैसे मैं बताया है कि आपको अटेम्प्ट करना, वैसे आप अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं अटेम्प्ट करता हूँ डीपीपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये इरडो का क्वेश्चन है। इरडो का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है कि अ मैन स्टार्ट वॉकिंग। देखिएगा, a man start walking on circular track of radius r. First half of the distance he walk with the speed v1, half of the remaining distance with speed v2, and then half of remaining time with speed v1 and rest with speed v2, and complete the circle. Average speed of the man during entire motion in which he complete the circle is. तो क्या करेंगे, चलो सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं। स्क्रीन शेयर करके आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलो। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इन्होंने सर्कल बना के रखा है, बना लो सर्कल। कह रहा है कि पहला हाफ डिस्टेंस उसने क्या किया, एक बार फीड करें, देखिए। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ही वॉक विथ स्पीड v1 and half of remaining distance with speed v2, then half of remaining time with speed v1 and rest with speed v2। तो चलिए एक बार इसको डायग्राम को ना सर्कल में बनाना पड़ेगा। कह रहा है ये जो हाफ डिस्टेंस है इसको तय किया इसने v2 v1 के स्पीड से। ये वाला जो टाइम है ये v1 है, v1 की स्पीड से तय किया। उसके बाद ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस का हाफ है, ये इसने तय किया v2 से। देखिए, हाफ ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड v2 एंड देन हाफ ऑफ रिमेनिंग टाइम विथ स्पीड v1 एंड रेस्ट विथ v2। v1 v2 एक सेकेंड। और ये जो रिमेनिंग, ये जो टाइम लगने वाला है, इसमें जो टाइम लगने वाला है उसका आधा टाइम वो v1 से तय किया और आधा टाइम वो v2 से तय किया। पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो मान लो ये डिस्टेंस x के बराबर है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, x होगा। तो ये डिस्टेंस पूरा क्या होगा, दैट इज 2x होगा। भाई टोटल सर्कल का आधा सर्कल ये 2x दूरी है, ये भी देखो 2x दूरी है, तो ये पूरा v1 से तय किया। फिर जो आधा डिस्टेंस है उसका हाफ पार्ट v2 से तय किया, और रिमेनिंग हाफ पार्ट में जो समय लगने वाला है उसका आधा टाइम v1 से तय किया, और जो रिमेनिंग टाइम है वो रिमेनिंग हाफ टाइम वो v2 से तय किया। फाइंड एवरेज स्पीड। चलो तो एवरेज स्पीड का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या तय करेगा, ये 2x और ये x प्लस x, दैट इज 4x, एंड डिवाइड बाई टोटल टाइम। अच्छा, यहां से यहां तक जाने का टाइम क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस 2x है, स्पीड v1 है, तो टाइम क्या होगा 2x अपॉन v1 प्लस ये टाइम क्या लगेगा, ये टाइम अगर स्पीड v2 है और दूरी x तय किया है तो टाइम लगेगा x अपॉन v2। और ये टाइम कितना लगेगा, ये टाइम ये t1 ये t1 दैट इज 2t1। ठीक है, अब t1 निकालना है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस x है ये x किससे आएगा, x आएगा
स्पीड v1 है t1 टाइम के लिए, तो ये दूरी क्या आएगी v1 इंटू टी वन प्लस ये डिस्टेंस कैसे आएगा v2 इंटू t1। स्पीड टाइम मल्टीप्लाई किया, स्पीड टाइम मल्टीप्लाई किया, आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो इससे t1 की वैल्यू क्या आएगी x अपान v1 प्लस v2। इसको उठा के यहाँ रख दो, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू आ गई दिस वन इज 4x डिवाइड बाई 2x प्लस v1 x अपान v2 प्लस ट्वाइस ऑफ t1 है, रख दो यहाँ पे। अच्छा यहां से x कॉमन निकलेगा, इसे कट कर देगा, तो पूरा एवरेज स्पीड की जो वैल्यू आएगी दिस वन इज 4 अपान 2 ऑफ v1 प्लस 1 ऑफ v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2 एंड दिस वन इज आंसर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना, आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। आप 12 को चेरी कर लीजिए। ट्वेल्व में कह रहा है कि 2 ब्लॉक ऑफ मास 8 kg एंड 6 kg connected with the string and placed on the rough horizontal surface. Surface itself is accelerated up with the constant acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पूरा सरफेस ऊपर को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। 2 forces 60 Newton each are acting on the 2 block as shown in the figure. The friction coefficient for 8 kg is 0.5 and 6 kg is 0.6. The tension in string is, स्ट्रिंग का टेंशन बताइए। और इसमें एक लिमिटिंग कंडीशन पे ये मेंशन नहीं है, बट एक लिमिटिंग कंडीशन पे ये मेंशन है। इस मतलब इस क्वेश्चन में लिखा ना कि एक और है, वन ऑफ ब्लॉक इज एट लिमिटिंग कंडीशन। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको नहीं लिखा गया हो तो आप लिमिटिंग कंडीशन मान लीजिएगा, तब सॉल्व करिएगा, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट्स वाले नहीं लिखते हैं तो कंफ्यूजन है उनका, तो ये मान लीजिएगा ऐसा होता है, अदरवाइज टेंशन का रेंज आता है। क्वेश्चन नंबर 12 में डिस्कस करने जा रहा हूं, तो इस बार फिर हम व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू लिखेंगे। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू वो क्या आएगा म्यू इंटू एन, तो म्यू 0.5 है, एन होता है एम इंटू जी इफेक्टिव। एम क्या है 8 kg, और जी इफेक्टिव क्या होगा, जी इफेक्टिव अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए होता है, तो जी 10 और ये 2 है ना, तो जी प्लस ए 10 प्लस 2 12, तो जी इफेक्टिव 12 यहाँ लिखेंगे, ये लिमिटिंग वैल्यू यहाँ का। दिस वन इज 48 न्यूटन। सिमिलरली यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू लिखेंगे। याद करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब मैं फ्रिक्शन पढ़ा रहा था उस समय बताया था ना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हो तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है। तो लिमिटिंग वैल्यू पहले लिख दो, तो मैंने लिख दिया, तो म्यू 0.6 है, एम जी इफेक्टिव अगेन 12 है, ये कितना आएगा कि 72 इंटू 6 43.2। उन्होंने आंसर कहां का पूछा है, टेंशन, ऐसा टेंशन इन स्ट्रिंग पूछा है ना। ठीक है, तो किसी एक जगह पे लिमिटिंग कंडीशन, ये मुझे पता नहीं कहां पे है,
अपने मन से कहीं भी मान लो, सॉल्व करो और वेरीफाई करो। अगर वेरीफाई हो गया तो ठीक है, और अगर वेरीफाई होता है गलत है तो लिमिटिंग वहां ना होगा, दूसरी जगह पे हो जाएगा। अगर दूसरी जगह पे होगा तो उसको वेरीफाई करने की जरूरत है ही नहीं है भाई, या तो यहाँ लिमिटिंग होगा या तो यहाँ लिमिटिंग होगा, किसी एक जगह होगा। अगर ये वाला वेरीफाई होने के बाद गलत आता है तो यहाँ पे होगा ही होगा, फिर इसे क्या वेरीफाई करना। हो गया आंसर। तो चलो लिमिटिंग केस सेलेक्ट करेंगे किसी भी जगह। तो मान लिया कि 8 kg वाले के नीचे लिमिटिंग कंडीशन आया, डेट मैक्सिमम फ्रिक्शन इज एट 8 kg ब्लॉक। 8 kg ब्लॉक की वीडियो बनाइए, 60 ऐसे दिखाओगे, टेंशन टी ऐसे दिखाओगे, फ्रिक्शन ऐसे दिखा दो। फ्रिक्शन लिमिटिंग है ना, लिमिटिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन काम कर रहा है, मतलब 48 दिखाएंगे। चूंकि अच्छा ये वाला सिस्टम भागेगा नहीं, इसलिए यहां पे देखो ना, नेट पुलिंग फोर्स कितना है, नेट पुलिंग फोर्स है 0। 60 इधर है 60 इधर, पूरे सिस्टम पे नेट पुलिंग फोर्स ये 0। और मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स कितना है, मैक्सिमम अपोजिंग है, अपोजिंग फोर्स कितना है 43 और 48 जोड़ दो, ये वैल्यू कितनी आ गई 0.2, 8 2 10 11 4 4 8 1 91.2 है। अब पुलिंग फोर्स कम है अपोजिंग से, जब भी पुलिंग फोर्स अपोजिंग से कम होता है तो एक्सेलरेशन क्या आता है 0। तो ये तब आता है इफ पुलिंग इज लेस देन अपोजिंग, लेस देन इक्वल टू अपोजिंग, लेस देन इक्वल टू अपोजिंग है तो एक्सेलरेशन विल बी 0। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हो आपको तो क्या करेंगे, इसके सिस्टम पे नेट पुलिंग फोर्स पता कर लीजिए, नेट पुलिंग फोर्स, इस फोर्स में से फोर्स घटा दीजिए, नेट पुलिंग आ गया। और जो नीचे का फ्रिक्शन फोर्स है उसकी मैक्सिमम लिख के दोनों को ऐड कर दीजिए, मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स है। अगर पुलिंग कम है तो एक्सेलरेशन 0 का, पुलिंग ज्यादा हो तो सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा होगा। और अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा फ्रिक्शन का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख लीजिए, ये वाले क्वेश्चन आपको पूरे प्रॉपरली एक्सप्लेन मिलेंगे। तो हमने प्रूफ कर लिया कि सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 है, तो 8 kg ब्लॉक पे लिमिटिंग एज्यूम किया, फिर यहाँ पे नेट फोर्स 0 करोगे तो 60 इक्वल्स टू टी प्लस 48। व्हाट इज टी 12। अब क्या करेंगे 6 kg के वीडियो बनाएंगे, अब वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाइड करने जा रहे हैं तो फिर 6 kg के वीडियो बनाओगे तो इधर क्या दिखाओगे 60, और टेंशन कितना है 12 का दिखा देंगे, फ्रिक्शन पीछे की ओर दिखाएंगे, लेट्स दिस इज एफ। यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन, भाई यहाँ पे लिमिटिंग है तो यहाँ पे स्टैटिक होगा, यहाँ लिमिटिंग होगा तो यहाँ स्टैटिक होगा, तो स्टैटिक एफ मान लिया। अब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो 12 प्लस एफ इज इक्वल टू 60, देन व्हाट इज एफ, तो ये आएगा 48 आ गया। और यहाँ का फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना मिलेगा, मैक्सिमम इतना मिलेगा, मतलब यहाँ पे ये फ्रिक्शन 48 मिल ही नहीं सकता। इसका मतलब जो भी आपने वेरीफाई किया है वो वेरीफाई ये कर रहा है कि इतना फ्रिक्शन पॉसिबल ही नहीं है इस सरफेस पे, इसका मतलब आपका ये एजम्पशन रॉन्ग है, एजम्पशन रॉन्ग हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे चूंकि एजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आप 8 kg माने हैं इसको चेंज करके आप सही लिखेंगे हम लोग। अब लिखेंगे करेक्ट, तो सारे डायग्राम हटा दीजिए। और अब वेरीफाई करने की क्या जरूरत है, अब क्या वेरीफाई करोगे, अब आपको तो कंफर्म हो गया कि अगर 8 kg के नीचे मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं है तो 6 kg के नीचे तो हर हाल में होगा भैया, तो यहाँ या तो यहाँ पे होगा, अगर ये नहीं रहा तो ये बचेगा, दोनों में से कोई एक तो होगा ही, और दोनों पे लिमिटिंग नहीं होगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। 6 kg के वीडियो बनाएंगे तो 60 ऐसे दिखाओगे, 60 टेंशन टी ऐसे दिखाओ, फ्रिक्शन 43.2 है पीछे को दिखाओ, नेट फोर्स बैलेंस करो, टी कितना आ गया 60 से 43 घटाओगे 8 आएगा, और 9 से 3 6 5 16.8 आएगा ना, सही है देखो 8 9 से 3 6 5 सही था। तो आंसर इज 16.8 न्यूटन।
अब यही आंसर हो जाएगा, इसको वेरीफाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए 16.8 आंसर इज डी पार्ट। अब देखिए अगर आपको इसको वेरीफाई करना है कि नहीं सर हम तो वेरीफाई करेंगे, तो कर लो, तुम्हारी मर्जी, वेरीफाइड। 8 kg केवड़ी बनाओ, 60 ऐसे दिखाओगे, टेंशन क्या है 16.8 है, फ्रिक्शन पीछे को दिखा दो F1, नेट फोर्स बैलेंस करो तो 60 बराबर 16.8 प्लस F1, व्हाट इज F1? अब घटाओ तो 60 से 16.8 घटाना तो बनेगा 2, और यहां से आएगा 9 से 6 गया 3, और 5 से 13.2 आएगा, और यहाँ पे कितना फ्रिक्शन मिल सकता है 48, तो 48 से कम है, अगर कम आ गया तो वेरीफाई है, वेरीफाई है इसको मतलब आपने सही किया बस। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ब्लॉक ए ऑफ वेट 500 न्यूटन, ब्लॉक बी ऑफ वेट 700 न्यूटन, connected by the rope pulley as shown in the figure. The largest weight C that can be suspended without moving block A and B is W. Without moving block A and W. The coefficient of friction for the all surface is 0.3. The pulley is ideal. Find the W upon 90. चलिए इस डायग्राम को अब बनाते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पे, फिर देखते हैं। ठीक है, कह रहा है इस सी की मैक्सिमम वैल्यू डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू अपन 90 की वैल्यू बताइए, जबकि कोई भी सिस्टम मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका वेट डब्ल्यू नीचे कर दिखाएंगे, टेंशन टी ऐसे दिखाइए, ये टी ऐसे दिखाइए। अच्छा यहाँ का लिमिटिंग वैल्यू लिखिए फ्रिक्शन का, दैट इज म्यू एम जी, 0.3 इंटू 50, तो ये कितना आएगा 150 म्यू एम जी, तो ये 3 150 आएगा। ठीक है, और यहाँ की फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी F2, ये 50 70 120 म्यू एम जी 360 आएगा। अब क्या करेंगे, इस ब्लॉक की केवड़ी बनाएंगे 70 kg की, 50 kg की, मैक्सिमम के केस में है ना, तो टेंशन टी इधर दिखाओगे भाई, जिस वक्त ये ब्लॉक भागने की कोशिश करेगा ये भी ब्लॉक इधर भागेगा, तो मैक्सिमम डब्ल्यू केस में ये रस्सी का टेंशन इधर खींच रहा होगा, इस ब्लॉक को इधर खींच रहा होगा, और यहाँ पे जस्ट लिमिटिंग कंडीशन होगी, तो यहाँ भी जस्ट लिमिटिंग कंडीशन होगी, क्योंकि अगर भागना होगा तो एक साथ भागेंगे, नहीं तो नहीं भागेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी, यहाँ पे भी फ्रिक्शन मैक्सिमम पे काम करेगा और यहाँ पे भी फ्रिक्शन मैक्सिमम पे काम करेगा।
तो टी इधर दिखाएंगे और फ्रिक्शन पीछे को दिखाएंगे। कितने का लिमिटिंग एडिशन है ना, तो 150। तो यहाँ पे बैलेंस कर दो, टी माइनस 150 इक्वल्स टू 0। व्हाट इज टी? 150। 70 kg की वीडियो बनाओ। अच्छा, जस्ट नहीं मूव करने के केस में ये टी कितना होना चाहिए? डब्ल्यू। जस्ट नहीं मूव करने के केस में टी होना चाहिए डब्ल्यू के बराबर। 70 की वीडियो बनाएंगे 70 kg के ब्लॉक को, तो टी तुम ऐसे दिखाओगे, और अगर इस 50 वाले फ्रिक्शन तुम पीछे दिखा रहे हो तो इस सरफेस फ्रिक्शन आगे दिखाओगे, टेंशन टी ऐसे दिखाओगे, और इस बॉटम फ्रिक्शन पीछे 360। अच्छा, ये टेंशन अलग है ना, इस टेंशन को T1 मान लो, ये टेंशन T था, दैट इज T1। अब इससे फोर्स बैलेंस करो, तो T1 माइनस टी माइनस 150 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। जस्ट मूव ना करने के केस में, तो यहाँ से T1 बोले क्या आएगी? टी कितना? 150, यहाँ पे 150 रख दो, तो 150 ये और 150 ये, 300 और 360 ये, 660 आ गया टी। और टी डब्ल्यू बराबर है, डब्ल्यू इज दिस। क्वेश्चन पूछा डब्ल्यू अपन 90। ओके, तो T1 आ गया 660। लेकिन अब पता है 660 अपन 90 को कोई इंटीजर आएगा नहीं, इसका मतलब आपने कुछ गलत किया। गलत ये किया, डायग्राम से मैं गलत बनाया। ठीक है, तो अब क्या करोगे? गलत हो गया तो गलत हो गया, कोई बात नहीं, इससे यहीं से काम चला लो। यहाँ का टेंशन आपने टी माना है ना, तो देखो यहाँ टेंशन टी आएगा, तो अगर ये टेंशन टी है तो यहाँ तक टी आएगा, टी टी यहाँ तक, तो ये क्या बनेगा? 2t। तो ये बनेगा 2t बेसिकली, जिसको तुम टी मान के चले थे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, मतलब ये जो है ना उसको 2t लिखना चाहिए था, क्योंकि अब डायग्राम गलत है ना, ये इस तरीके से जाके फिर ऐसे जाके ऐसे बनना था, तो ये 2t होना चाहिए था, तो इस एबीडी में ये 2t होना चाहिए था। तो फिर क्या लिखोगे? 150 T1 माइनस 2t। अब ये आएगा, देखो t कितना? 150, तो 150 रखोगे तो 300 बनेगा, तो मतलब एक 300 150 इसमें और जोड़ दो, मतलब बनेगा 0 6 5 11 और 6 1 7 8, तो डब्ल्यू इज 8 10। तो डब्ल्यू अपन 90 कितना होगा? तो 8 10 अपन 90 इज 9। तो आंसर इज 9। आंसर इज 9। 14 14 कह रहा है कि O is a point at a bottom of the rough plane inclined at angle alpha, coefficient of friction between AB 10 alpha by 2, यहाँ पे 10 alpha by 2 है, और BO यहाँ पे B 3 10 alpha by 2 है। B is the midpoint of AO. A block is released from rest at A. Then identify which graph are correct during the motion of the block from A to O. Taking direction is positive. कौन सा ग्राफ इसमें होल्ड करेगा? ठीक है, बताता हूँ। ये दोनों इक्वल है ना, मैं बताता हूँ, सुनो। ये दोनों इक्वल है, लिख लो। यही बता दे रहा हूँ। ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 10 अल्फा बाई 2 है ए बी में, तो मी को लिख रहे हैं यहाँ पे 1/2 1/2। और 10 अल्फा क्वेश्चन में ये 1/5 है, तो 10 अल्फा निकाल लो। अल्फा 1/5 √24 आएगा, तो 10 अल्फा क्या आएगा? 1/√24 बनेगा। ये बनेगा 1/√24। यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, और यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या आएगा? ये है एक्चुअल में, यहाँ का नहीं है, ये यहाँ का है, और यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है? 3 10 अल्फा बाई 2 है, मतलब 3 10 अल्फा बाई 2 है, तो ये 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो बनेगा 3/2 √24। मान लो
अच्छा एंगल ऑफ रिपोज कितना होता है ये निकालना, तो म्यू से ही आएगा। अच्छा टेन अल्फा की वैल्यू कितनी बताइए, यहां से टेन अल्फा की जो वैल्यू है इट इज 1/√24 है। तो 1/√24 है, तो तुम मुझे बताओ ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। तो ये वैल्यू कम है इससे, देखो 1/√24, ये 1/2 है, तो ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू यहाँ पे कम है, इसका मतलब यहाँ पे एसिलरेट होगा, एसिलरेट होगा मतलब स्लोप, ये स्लोप का स्लोप है ना, स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट से, तो यहाँ पे एसिलरेट होगा। और यहाँ पे क्या स्लोप, देखो यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो ज्यादा है ना, 3/2 है, ये 1/1 है, तो ये ज्यादा, तो यहाँ पे रिटार्ड होना है। तो क्वेश्चन ऐसा होना कि पहले क्या होगा, एसिलरेट होगा ए से बी तक, फिर रिटार्ड होगा, तो ए से बी तक स्पीड बढ़ेगी फिर घटनी है। तो अब ये प्रॉब्लम आ गई देखो, अब इसमें कौन सा आंसर होगा, ये कि ये कि ये तो नहीं होगा। अच्छा एसेलरेशन ना, एसेलरेशन ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, एसेलरेशन इधर पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा एसेलरेशन, तो कंफर्म है कि बी पार्ट इसमें होल्ड करेगा, लेकिन ये +2 ये -2 क्या एसेलरेशन बराबर है, ये चेक करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलो ए बी पार्ट का एसेलरेशन निकालते हैं। ए बी पार्ट का जो एसेलरेशन लिखोगे तुम, वो क्या लिखोगे, ए बी पार्ट में एसेलेट होना ना, ए बी पार्ट में एसेलेट हो रहा है, तो दैट इज जी साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है 1/5 है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, म्यू म्यू कितना है यहाँ का 1/2, यहाँ का म्यू क्या है 1/2, तो 1/2 √24 म्यू जी कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ से कितना आएगा √24 कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा से √24/5, तो √24/5 बनेगा, तो ये कैंसिल हो गया। ये कितना है, ये 10 है ना, जी 10 है, तो जी 10 है तो 10/5 ये है -1/10। अच्छा इसमें भी तो जी आएगा, जी कॉस थीटा है ना, तो जी आएगा तो 10 हो जाएगा। अरे ए बी पार्ट के सेक्शन क्या लिखोगे, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, प्लेस कर देना वैल्यू, कॉस थीटा इज अल्फा, तो आएगा 10/, ये 10/5 है, ये 10/10 है, तो 2 यहाँ 2 यहाँ पे, और ये 2 बनेगा भाई और ये 1 बनेगा, तो ये 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जी साइन अल्फा माइनस म्यू, ई बी पे म्यू कितना आ रहा, म्यू 1/2 म्यू जी कॉस अल्फा 5×10। ओके अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये वाला एक्सेलरेशन, बीओ पार्ट पे कितना होगा, लेट्स दिस इज A2, क्या लिखोगे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो जी साइन थीटा तो यही आएगा, और 10 इंटू साइन थीटा साइन अल्फा, तो 2 बनेगा, माइनस वो कितना है म्यू जी, म्यू एम जी कॉस थीटा, तो म्यू है, तो यही वैल्यू आएगी बट 3 टाइम्स आ जाएगी इसकी, ये तो 1 आ रहा था ना, पूरी वैल्यू 1 आ रही थी, तो 1 का 3 टाइम्स दैट इज -1। रिटार्डेशन है 1 का, एक्सेलरेशन है 1 का, रिटार्डेशन है -1 का, एक्सेलरेशन है 1 का, रिटार्डेशन है -1 का, इसका मतलब कि ये वैल्यू तो होगी नहीं +2 -2, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ना 45 डिग्री आएगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप 45 डिग्री आएगा, तो देखो ये 90 90 दिख रहा है, ठीक है, इसका भी 45 का स्लोप, इसका भी 45 का स्लोप, तो बीच -45, तो बीच में 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, तो सी पार्ट इज आंसर। और ये दोनों स्लोप, ये इसका स्लोप इक्वल होना चाहिए, इसका -1 होना चाहिए, इसका 1 होना चाहिए, तो सही में है देखो, अगर ये -1 का स्लोप है, ये 1 का स्लोप है, तभी तो बीच में 90 डिग्री बनेगी, ठीक है, ओके ओके। तो अब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, तो देखिए
इसमें कह रहा है कि अ ब्लॉक बी ऑफ मास 10 kg is placed on a smooth horizontal surface over it another block A of same mass. Place a horizontal force F is applied on the block P. ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट आएगा 0.18, 10 kg 10 kg। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। S1 नो ब्लॉक विल मूव अनलेस F is greater than 10. S2 ब्लॉक ए विल मूव टुवर्ड लेफ्ट, ब्लॉक ए लेफ्ट मूव करेगा। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विल नेवर बी लेस देन दैट ऑफ ए। S4 the relative motion between A and B will start when F exceeds 10 Newton. अब बताना कौन सा सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। व्हाइट बोर्ड पे आता है, देखिए 10 10 0.1 ना, ठीक, 10 10 एंड 0.1। क्वेश्चन नंबर 15, 10 10 एंड 15। तो क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू लिख लेंगे। ये ब्लॉक ए है, तो यहां की लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी 0 बॉटम का, और टॉप सरफेस की लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी इस सरफेस की, F2 इज म्यू mg इट इज 10 न्यूटन। अब देखो अब टू ब्लॉक की वो है, जब तुम यहां फोर्स लगाते हो ना तो स्पेशली होगा क्या, जैसे इस फोर्स को बढ़ाओगे, क्योंकि बॉटम पे फ्रिक्शन नहीं है, एक स्टेटमेंट होता है जो कि आप मेरा फ्रिक्शन का 3 ब्लॉक प्रॉब्लम डिस्कशन देखेंगे तो उससे मैंने एक स्टेटमेंट नोट करवाई है। मैंने कहा है कि जहां फोर्स लगाते हैं, फोर्स मतलब फ्रिक्शन प्रॉब्लम अंडर सिंगल फोर्स, ये वाला केस देखिएगा प्लेलिस्ट में, फ्रिक्शन प्रॉब्लम अंडर सिंगल फोर्स, 3 ब्लॉक फ्रिक्शन प्रॉब्लम अंडर सिंगल फोर्स। तो उसकी थ्योरी में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जहां फोर्स लगाया जाता है उसके नीचे देखा जाता है, ऊपर से मतलब नहीं है, उसके नीचे कितने कॉन्टैक्ट है, उनमें जहां फ्रिक्शन सबसे कम होता है पहली स्लाइडिंग वहीं होती है, और उसी फोर्स की वैल्यू पे होती है। जैसे ये जो फोर्स लगा रहे हो ना, फोर्स इसके नीचे कॉन्टैक्ट है बॉटम, फ्रिक्शन 0 है, तो पहली स्लाइडिंग बॉटम पे होगी, और किस इस फोर्स की वैल्यू पे होगी जितना यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है ना, इसका मतलब इस फोर्स की वैल्यू 0 से हल्का से ज्यादा हुआ कि ये ब्लॉक भागना शुरू कर देगा। इसका मतलब कि ग्राउंड पे जो स्लिपिंग हुई, ग्राउंड पे स्लिपिंग, उसमें एफ जैसे 0 अटेंड करेगा शुरू हो जाएगी। सेकेंड कैसे बताया था कि एक बार ग्राउंड पे स्लिपिंग जब शुरू हो जाती है तो फिर ये दोनों ब्लॉक साथ साथ भागते हैं, ये दोनों ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से आगे भागते हैं, और कब तक आगे भागेंगे, जब तक कि यहां का फ्रिक्शन लिमिटिंग पे ना पहुंच जाए। तो यहां का फ्रिक्शन लिमिटिंग के कब जाएगा, तब तक ये दोनों साथ साथ जाएंगे। तो कॉमन एक्सेलरेशन कब आएगा, कॉमन जो एक्सेलरेशन बनेगा उसका कंडीशन तब तक रहेगा जब तक यहाँ का फ्रिक्शन अपने मैक्स अटेंड कर ले। तो मैक्सिमम अटेंड करा के यहाँ का फ्रिक्शन लिखेंगे 10 kg पे, तो अगर 10 kg की एबीडी बनाऊं तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या लिखाऊंगा 10 न्यूटन, 10 kg की एबीडी फ्रिक्शन 10 न्यूटन, तो एफ बराबर लिखोगे एम ए, तो एफ फ्रिक्शन बराबर मास इंटू ए, वट इज ए इज 1। अब बनाएंगे 10 kg की एबीडी ब्लॉक बी की, एफ आगे क्यों है, अगर इस पे 10 न्यूटन आ गया तो इस पे 10 न्यूटन पीछे होगा, अब बॉटम पे फ्रिक्शन 0 है, कॉमन एक्सेलरेशन चल रहा है ना, तो एफ बराबर है ना एफ माइनस 10 बराबर मास, बी का मास क्या है 10 kg, एक्सेलरेशन क्या था 1, इस एफ की वैल्यू क्या आ गई 20। इसका मतलब जब एफ की वैल्यू 20 आ जाएगी, 20 तक जाएगी, तब तक दोनों साथ साथ जाएंगे। तो अब मैं स्टेटमेंट बताता हूं, देखो कैसे लिखूंगा ऐसे। अगर एफ की वैल्यू 0 है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों का एक्सेलरेशन 0 होगा। अब एफ की वैल्यू लेस देन 20 है और ग्रेटर देन 0 पे चल रहा है,
तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन इक्वल आएगा, आगे को आएगा। और वो वैल्यू कितनी होगी सीधे लिख सकते हो, पता है कैसे? सिस्टम मान लो, सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है? F। अब यहाँ का फ्रिक्शन इंटरनल तरफ से क्या हो जाएगा? ग्राउंड का फ्रिक्शन 0, तो सिस्टम पे नेट फोर्स क्या आ गया? F को डिवाइड कर दो टोटल मास से, 10/10 20, ये एक्सेलरेशन होगा। अब अगर F की वैल्यू 20 से ज्यादा हो गया तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। ऊपर वाला ब्लॉक का क्या होगा? स्लिपिंग हुई सरफेस पे, स्लिपिंग हुई सरफेस पे, सरफेस स्लिपिंग हुई तो फ्रिक्शन तो आगे काम करेगा। तो इस केस में जो ऊपर वाला ब्लॉक ए है उसका एक्सेलरेशन तो 1 ही रहेगा, बट नीचे वाला जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है ये F है ना, F में से यहाँ का फ्रिक्शन घटा दो, दैट इज 10, बॉटम फ्रिक्शन है नहीं, बराबर मास इंटू EB। इससे B का एक्सेलरेशन क्या आ गया? तो F - 10 डिवाइड बाई 10। F की वैल्यू अगर 20 से ज्यादा है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, और B का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा कंपेयर टू A, और E हमेशा आगे भागेगा। मैक्सिमम कितना से ये भाग सकता है? 1 से भाग सकता है। अब ऑप्शन भी चलता है, नो ब्लॉक विल मूव अंडर, इतना गलत कह रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट। ब्लॉक ए विल मूव लेफ्ट, अरे फॉल्स स्टेटमेंट, हमेशा राइट भागेगा। F3, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विल नेवर बी लेस देन दैट ऑफ ए, बी नेवर बी लेस देन दैट ऑफ, एकदम सही कह रहा है। ये तो था बी का एक्सेलरेशन ए के बराबर हो सकता है, कम नहीं होगा, इसका इससे ज्यादा हो सकता है, थर्ड केस से इसका इससे ज्यादा हो जाएगा। द रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी विल स्टार्ट व्हेन F एक्सीड 10, ना, ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन तब शुरू होगा जब F 20 एक्सीड करेगा। 20 आया था ना, चेक करना बगल में जाके करो प्रीवियस पेज से। तो FFTF सी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए ये डायग्राम है 16 में कि ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक स्प्रिंग और ये, अब क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ब्लॉक ए ऑफ मास m इज प्लेस ऑन द प्लैंक बी, ठीक है, इसका मास m है, प्लैंक बी पे प्लेस्ड है। Attached to the block A with the spring constant K, consider the initial spring is natural length. If the plank B is given acceleration A, the maximum compression of the spring is x upon mg, x ma upon k. Find the value of x, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन। अगर आपने प्लैंक को A का एक्सेलरेशन दे दिया तो इस प्लैंक को, ओके, व्हाइट पेज पे चलते हैं। 16, एक प्लैंक बना लीजिए और इसमें ओके, तो मैंने डायग्राम बना लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ब्लॉक का मास m है, ये प्लैंक है जिसका एक्सेलरेशन है। कह रहा है कि स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, तो तुम क्या करोगे बताओ? प्लैंक पे खड़े हो जाओ, और क्या, प्लैंक पे खड़ा हो किस ब्लॉक को देखो तो सूडो फोर्स पीछे को दिखाओगे m है, ठीक। अब ब्लॉक मान लो मैक्सिमम x दूरी तय करता है, ब्लॉक मैक्सिमम x दूरी तय करता है और तय करके यहां पहुंच गया तुम्हारे फ्रेम में, तो बॉर्डर बाई ऑल फोर्स चेंज इन कैटेगरी। तो इस ब्लॉक पे फोर्स करना पे कौन काम कर रहा है? एक तो एमए काम कर रहा है और दूसरा स्प्रिंग फोर्स काम करेगा KX। तो एमए का वजन क्या होगा? एमए इंटू एक्स। स्प्रिंग का वजन क्या होगा? -12 KX स्क्वायर। चेंज ऑफ काइनेटिक फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियली ये भी रेस्ट में था, अब फाइनली भी रेस्ट में आएगा। एक्सेलरेशन देने से वेलोसिटी थोड़ी आएगा, एक्सेलरेशन दोगे तो सूडो फोर्स आएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, रिलेटिव वेलोसिटी 0, बिकॉज इसका भी 0 इसका भी 0। सॉल्व कर दो तो एक्स वैल्यू क्या आएगी? 2ma अपान के। तो उन्होंने कहा था x ma अपान के है, वट इज x? x इज 2 इनिशियल, और ये फॉर्मूला ना इनिशियल रेट वेलोसिटी 0 आएगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, इसकी भी 0 थी, तो इसको एक्सेलरेट किया ना, एक्सेलरेट करने की वेलोसिटी थोड़ी है, तुमने एक्सेलरेशन दिया न कि वेलोसिटी दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका भी 0 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0। अब मैक्सिमम कंप्रेशन पे ये वाला स्प्रिंग मैक्सिमम जब कंप्रेस होगी तो ये ब्लॉक रेस्ट में आ चुका होगा ना, रेस्ट में आ चुका होगा, तो फाइनल कैटेगरी भी 0, इनिशियल भी 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे हम लोग। 17 ये है, कह रहा है देखिए, द मास m इज शोन इन द फिगर, डिस्प्लेस फर्दर x, रिलीज, फाइंड एक्सेलरेशन
just after its release. Take the pulley to be light and string is light. ठीक है. A mass m, if it is further displaced by x and released, तो ठीक है, तो इसको x का डिस्प्लेसमेंट दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है, x का दोगे. तो ये स्प्रिंग में कितने का इलोंगेशन है, ये देखना पड़ेगा. तो कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला पुली भाग रहा है क्या, नहीं, क्योंकि फिक्स्ड है. ये वाला पॉइंट भागेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड है. तो ये पॉइंट का एक्सेलरेशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका भी जीरो है, तो इसका भी क्या आएगा, जीरो. इसका जीरो, इसका जीरो, तो इसका भी जीरो आएगा. इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो x1 इस पॉइंट का, नीचे करो. तो अब लिखेंगे कांस्टेंट इक्वेशन, दिस प्लस दिस का हाफ इज इक्वल टू दिस. तो लिखोगे 0 प्लस x1 का हाफ बराबर x. देन व्हाट इज x1 टू x. तो कोई पूछे ये वाला स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, दैट इज kx. तो इस स्प्रिंग का फोर्स आएगा k इंटू x1. x1 क्या है, 2x. अच्छा, जो टेंशन यहां पर होगा वही टेंशन यहां पर होगा, और ये स्प्रिंग फोर्स ही टेंशन होता है बेसिकली. तो अगर ये t है तो ये भी t होगा, तो ये क्या होगा, 2t. तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा इस ब्लॉक पे एक्स्ट्रा जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, दैट इज 2t. और t कितना है, k2x है, तो कितना आएगा, 4kx आएगा. मास है में, तो कोई पूछे एक्सेलरेशन, तो 4kx अपॉन मास. ये फोर्स है ना, mg नहीं दिखाओगे, क्योंकि mg जो होगा वो स्प्रिंग के जो पहले वाला इलोंगेशन है ना उससे बैलेंस हो चुका होगा. ये फर्दर जो डिस्प्लेसमेंट दिए हो इसको, उसके वजह से जो एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स आएगा वो टेंशन को इंक्रीज कर देगा, और जो एक्स्ट्रा टेंशन इंक्रीज करेगा वही एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा. 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 करा, बोथ ब्लॉक मास एम ऑल पुली स्ट्रिंग एंड मासलेस. एक्सेलरेशन पूछ रहा है ब्लॉक का कितना होगा. ठीक है, क्या करोगे, यहां का टेंशन टी मान लो. देखो ऐसी टी आएगा, ये टी 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 टी, तो ये क्या आएगा, 2t. यहां पर टेंशन बनेगा 2t. अब यहां का mg दिखाओ, यहां का भी mg नीचे को दिखाओ. इसका एक्सेलरेशन तुम ऊपर को मान लो, दैट इज a1, और इसका एक्सेलरेशन a2 मान लो नीचे को, क्या फर्क पड़ता है. लॉज ऑफ मोशन ऐसे ही तो बताया था. लिखो इस पे बराबर m, इस पे बराबर m लिखो, इस पे लिखेंगे f बराबर में, इस पे लिखेंगे f बराबर में, इस पे f बराबर में, फिर कांस्टेंट रिलेशन आंसर. तो इस पे f बराबर में क्या लिखोगे, t माइनस mg बराबर ma1. वैसे ही नीचे वाला ब्लॉक पे तो एक्सेलरेशन नीचे को है, तो mg माइनस 2t बराबर m इंटू a2. अब कांस्टेंट रिलेशन, तो टेंशन की हेल्प से लिख लो, ये इस वर्चुअल वर्क डन मेथड, तो t इंटू a1 प्लस माइनस ये 2t a2 अपोजिट है ना, तो माइनस, तो 2t इंटू a2 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 2 है. इससे a1 की वैल्यू क्या आएगी, 2a2. क्वेश्चन नंबर 3, तीन इक्वेशन तीनों सॉल्व करो, आंसर जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, द टू कार्स C1 एंड C2 आर मूविंग इन पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन एट स्पीड 90 और ये 108. एज द ट्रैफिक सिग्नल टर्न रेड, both apply brake assuming constant retardation simultaneously. If the both stop together at the deadline, दोनों डेडलाइन पे स्टॉप हो गए. डिस्टेंस ऑफ डेडलाइन फ्रॉम C2 इज इतना. ठीक है, तो इस डिस्टेंस को सॉल्व कर लेते हैं. पे इसको x मान लो, इसका एक्सेलरेशन क्या मान लो, a1 मान लो रिटार्डेशन, इसका तुम a2 मान लो. फिर क्या करोगे, कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ, तो s बराबर ut प्लस, एक फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, लगा लो ut प्लस हाफ इट स्क्वायर. ठीक था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है नीचे वाला ब्लॉक का, x है ना, लिखेंगे x बराबर ut 90 है
यूटी सब किलोमीटर पर आवर में लिख लेते हैं, और एक्स आएगा किलोमीटर में, तो बाद में इसको मीटर में बदल लेना, ठीक है। और टाइम आएगा आवर्स में, तो यूटी माइनस हाफ ए टू इंटू टी स्क्वायर, यही काम इस वाले पे ऊपर वाले ब्लॉक पे लिखते हैं। ये कितना दूरी तय करेगा, 50 मीटर प्लस एक्स, तो एक्स प्लस 50 मीटर को बदल लो किसमें, किलोमीटर में, तो 0.5 आएगा। यू कितना है 108, टी टाइम से हम लगा हाफ ए वन इंटू टी स्क्वायर। दूसरा फाइनल वेलोसिटी दोनों का जीरो हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो, तो क्या लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी जीरो इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 90 माइनस ए टू इंटू टी, थर्ड इक्वेशन। वैसे इसका भी जीरो बराबर ऊपर वाले का लिख रहा हूँ, जीरो बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितना है 108 है, 108 माइनस ए वन इंटू टी, फोर्थ इक्वेशन। देखो 4 इक्वेशन है, 4 होना है, एक्स टी ए वन एंड ए टू, सॉल्व करोगे सारे आंसर करोगे। एक्स किलोमीटर में आएगा, बाद में मीटर में बदल लेना, टाइम आवर्स में आएगा, उसको सेकंड में बदल लेना। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड ऑब्जर्व दैट रेन इज फॉलिंग एट 45 विद द वर्टिकल। द मैन स्टार्ट रनिंग ऑन द रोड विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतना, आफ्टर अ सर्टेन टाइम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मोशन it appeared to him that rain falling at again 45 vertical with speed itna, motion of the man is in same vertical plane in which rain is falling, which of following is true, it is not possible, this white board पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक पर्सन है जो कि रुका हुआ है, तो उसको लग रहा है कि रैन 45 पे आ रहा है, तो रैन 45 पे ऐसे आ रहा होगा, बेसिकली ऐसे आ रहा होगा, क्योंकि तभी जाके जब ये ऐसे दौड़ेगा तो इसकी वेलोसिटी ऐसे जा रहा है ना, तो उल्टा होकर जब ऐसे लगेगी, तो जो बारिश पहले ऐसे जा रही थी अब वो ऐसे जाने लगेगी, ऐसे, तो ये भी 45 हो सकता है। इसका मतलब शुरुआत में बारिश ऐसे हो रही होगी, ऐसे हो रही होगी, और ये 45 डिग्री हो रही होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि a man is standing on the road, observe that rain is falling at 45 with the vertical। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है vx और वर्टिकल वेलोसिटी जो vx है, ये दोनों ही इक्वल होंगे, तभी तो 45 पे आ रहा है। गुड। अब क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0.5 का अटेन कर लिया उसने, इसका एक्सेलरेशन आ गया 0.5 का, तो t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या लिखोगे, u बराबर u प्लस एटी, तो u जीरो है, प्लस ए इंटू टी। अभी वेलोसिटी रिवर्स करके इसमें ऐड करो, तो इधर जो ऐड होगा तो बनेगा 0.5 टी। जब इधर ऐड करोगे तो उसमें से vx को हटाओगे ना, तो इधर की नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, माइनस vx, और फिर ये नीचे vx है, फिर इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो ऐसे आएगा इस तरीके से। और ये भी क्या है, कह रहा क्वेश्चन के 45 डिग्री पा रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब ये वैल्यू आपस में इक्वल हो। इक्वेशन लिख लो, 0.5 टी माइनस vx इज इक्वल टू vx, तो इस इक्वेशन बन गया 0.5 टी बराबर 2 vx। क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए 45 विद द वर्टिकल स्पीड इज 2√2, स्पीड नेट पेयर स्पीड 2√2 हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्पीड 2√2 के बराबर है। अच्छा, ये भी वैल्यू पूरा vx के बराबर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट करोगे तो इतना आना चाहिए, तो ये भी vx है, vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर का अंडर रूट, इट इज vx रूट 2, तो vx रूट 2 की वैल्यू क्या आ गई, 2√2 आई, तो यहाँ से vx क्या आ गया 2। अब इस उठा के यहाँ रख दो, तो 0.5 इंटू टी बराबर 2 इंटू 2, इट इज 4, देन टी इज व्हाट 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड में ऐसा हुआ होगा। ठीक है, पढ़ते हैं ये पार्ट। इट इज नॉट पॉसिबल, गलत कह रहा है। स्पीड ऑफ रेन रिलेटेड टू द ग्राउंड टू, गलत कह रहा है, 2√2 होगी भाई। ये vx का रिलेटिव क्या आएगा, ये भी 2 के बराबर, देखो vx 2 आया है, तो ये भी 2 है, ये भी 2, तो 2√2 आएगा ना। तो ये पार्ट गलत कह रहा है, बी पार्ट गलत कह रहा है, सी पार्ट। स्पीड ऑफ द मैन व्हेन द फाइन रेन 45
विथ वर्टिकल इज 4 मीटर पर सेकेंड। चेक करते हैं। मैन की स्पीड क्या है 0.5 है, 0.5 टी है, और टाइम लगा 8 सेकेंड। उठा कर रख दो आप 8, तो 4 सेकेंड आ जाएगा। 0.5 इंटू 8 इज 4। इसका मतलब सी पार्ट सही है। डी पार्ट, द मैन हैज ट्रेवल अ डिस्टेंस 60 मीटर ऑन द रोड बाय द टाइम व्हेन इट्स 45 डिग्री। कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? डिस्टेंस क्या होगा? यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो यू 0 है, हाफ ए 0.5 और टी कितना है 8 का स्क्वायर। ये बन गया 64 डिवाइड बाई 4, 16 मीटर। तो आंसर इज 16 मीटर। तो सी डी, दोनों ही आंसर सही है, सी एंड डी। ओके, इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।